गुड मॉर्निंग। सावित्रीबाई फूले एवं पर्यावरण शिक्षण संस्थान के बीएड सेकेंड ईयर के पेपर 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ की यूनिट सेकेंड के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। यूनिट सेकेंड है संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि संप्रेषण हम जानते हैं कि एक सामाजिक वस्तु है, अतः समाज उसका अनेक विधियों से उपयोग करता है। चूँकि भाषा व्यक्ति निरपेक्ष नहीं है, अतः संप्रेषण का वैयक्तिक उपयोग भी संभव है। यदि प्रयोगात्मक दृष्टि से देखा जाए तो संप्रेषण का उपयोग हम प्राय 3 स्तर पर करते हैं। व्यक्ति स्वयं के लिए संप्रेषण का उपयोग कर सकता है, अथवा व्यक्ति और व्यक्ति परस्पर एक दूसरे के उपयोग हेतु संप्रेषण का प्रयोग कर सकते हैं, और सामाजिक संदर्भों से जुड़ने के लिए व्यक्ति एवं समाज के मध्य तो प्राय संप्रेषण का उपयोग होता ही है। वस्तुतः मनोरंजनार्थ या स्वागत भाषण हेतु संप्रेषण का उपयोग व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। तपस्वी, तांत्रिक एवं पुजारी भी अपनी आध्यात्मिक सिद्धि या अभिष्ट परिणाम प्राप्ति के लिए संप्रेषण का स्वयं व्यक्तिगत उपयोग करते हैं। व्यर्थ की कल्पना भी कम मनोरंजक नहीं होती। बच्चे की व्यर्थ किलकारी तो समृद्ध श्रोता को भी आनंदित कर देती है। एकांत या अंधेरे के कारण उत्पन्न भय से निवृत्ति हेतु भी हम संप्रेषण का प्रयोग करते हैं। तो ठंड के दिनों में प्रातः स्नान के समय अनेक स्नानार्थियों के कंठ से संगीत फूट पड़ता है। अनेक लोग तीव्र गति से मंत्र पाठ करने लगते हैं। उस संगीत या मंत्र पाठ का मात्र उद्देश्य शीतल जल के कारण उत्पन्न कष्ट का निवारण होता है। इस प्रकार संप्रेषण का व्यवहार में व्यक्तिगत उपयोग अकेलेपन के लिए भी होता है। कुछ लोग तो एकांत मार्ग और कुछ गाने लगते हैं तथा स्वयं प्रश्नोत्तर कर वार्ता का ढोंग करते हैं या वार्तालाप कर अपना सफर यात्रा पूर्ण करते हैं। इससे व्यक्ति का संप्रेषणात्मक व्यवहार सामान्य रूप से सामाजिक व्यवहारों एवं संदर्भों की रक्षा हेतु होता है, किंतु कभी कभी 2 व्यक्तियों के मध्य जहाँ सौद्देश्य वार्तालाप होता है, वहीं एक वार्तालाप कभी कभी निरुद्देश्य भी होता है। क्रोध, खींच एवं असहमति प्रकट करने के लिए भी एक व्यक्ति दूसरे से संप्रेषण में आबद्ध होता है। सामान्य शिष्टाचार के निर्वाह हेतु भी 2 व्यक्तियों के मध्य बातचीत संभव है। इसके अतिरिक्त सामान्य सूचना, आदेश, स्नेहालाप या प्रेमालाप, मंत्रणा एवं आत्माभिव्यक्ति के लिए भी 2 व्यक्तियों के मध्य संप्रेषण का प्रयोग एवं व्यवहार संभव है। संप्रेषण का और भी उपयोग व्यक्ति और समाज के मध्य ही होता है। सामाजिक दृष्टि से हम देखें तो भाषा के भी निम्नलिखित उपयोग माने जाते हैं, जैसे चिंतन, आस्वादन, सूचना तथा प्रेरणा। चिंतन में ज्ञान विज्ञान की जितनी शाखाएं हैं, सभी का विकास चिंतन के माध्यम से ही हुआ है। धर्म, दर्शन, अर्थ, राजनीति, कला, साहित्य एवं विज्ञान आदि सभी चिंतन के ही प्रतिफल हैं, और कोई व्यक्ति या समाज उक्त चिंतन में सहयोग संप्रेषण के माध्यम से ही प्राप्त करता है। आस्वादन में साहित्य या संगीत का आस्वादन हम संप्रेषण के माध्यम से ही करते हैं। तो आस्वादन में रमणीय भाषा अपेक्षाकृत अधिक सहयोगिनी होती है। सृजनात्मक या रचनात्मक क्षणों में रमणीय भाषा का उपयोग आवश्यक हो जाता है। सूचना, इसी प्रकार संप्रेषण का सर्वाधिक सूचना के लिए भी होता है कि सूचना देना या प्राप्त करना संप्रेषण के बिना संभव नहीं है। प्रेरणा को संप्रेषण का गत्यात्मक उपयोग कहा जाता है। आज के विज्ञापन के युग में तो इसी तरह से संप्रेषण का अधिक उपयोग भी होने लगा है। जैसे साहित्य एवं संगीत के माध्यम से भी संप्रेषण का उपयोग प्रेरणा के लिए होता है। इसी तरह संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारकों में हम पर्यावरण संबंधी कार्य के बारे में जानेंगे। पर्यावरण संबंधी कार्य में है कि विद्यालय के बाहर आपने देखा होगा कि जैसे व्यावसायिक सिनेमा या रेडियो एवं टीवी के कार्यक्रम विद्यालय के अंदर हो रही कक्षा की संचार प्रक्रिया से अधिक मनोरंजक एवं विविध होते हैं। अतः प्राय विद्यालय के बाहर इन कार्यक्रमों को देखने हेतु विद्यार्थी अपनी कक्षाओं से अनुपस्थित होकर बाहर चले जाते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तिकाएँ पढ़ने की अपेक्षा उपन्यास अथवा कहानी पढ़ने में अधिक रुचि लेते हैं। फिर हमारा सेकंड पॉइंट है कि अत्यधिक मौखिक वार्ता संबंधी कारक, यानी कि कक्षा में शिक्षक जब शिक्षण के नाम अत्यधिक वार्ता विषय से हटकर करते हैं, तब भी विद्यार्थी की रुचि
कम हो जाती है। जो छात्र भाषा में प्रवीण नहीं होते वे शिक्षक की अति मौखिकता से कुछ नहीं सीख पाते। अतः शिक्षक को अधिक मौखिक वार्ता की अपेक्षा चित्र, पोस्टर आदि के माध्यम से अपनी बात को समझाना चाहिए। यानी कि अगर टीचर छात्र को लगातार कंटिन्यू वार्ता के द्वारा ही समझाएगा तो छात्र को इतने अच्छे तरीके से लर्निंग नहीं हो पाएगी, उसे समझ में नहीं आएगा। इसके लिए टीचर को किसी चार्ट, पोस्टर का यूज़ करना चाहिए ताकि वह अपना जो कंटेंट समझा रहा है तो उसकी कंटेंट की लर्निंग अच्छे से बच्चों की हो सके, ताकि बच्चे उसे आसानी से समझकर और टीचर द्वारा जो क्वेश्चन किया जाता है उस क्वेश्चन को वो उसका उत्तर आंसर अच्छे से दे सके। तभी ये बच्चों की लर्निंग यानी कि अधिगम प्रक्रिया अच्छे से होगी, वो संप्रेषण क्रिया भी अच्छे से होगी। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संदर्भित भ्रामकता संबंधी कारक। शिक्षण प्रक्रिया में अपने विचार, संप्रत्यय या प्रक्रिया की व्याख्या करने हेतु शिक्षक द्वारा प्रयुक्त शब्द कभी कभी भ्रामकता पैदा करते हैं, यानी कि ऐसे कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं कि शिक्षक द्वारा प्रयुक्त उपयुक्त शब्द विद्यार्थियों को वांछित विचार समझाने में सहायक होते हैं, जबकि कभी कभी भ्रामकता उत्पन्न कर व्यवधान उत्पन्न करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें तो गणित का अध्ययन करते समय शिक्षक यदि इतिहास की गाथाओं का वर्णन करने लगे तो क्या संदर्भित प्रसंग में भ्रामकता उत्पन्न होने लगती है? हाँ, संदर्भित प्रसंग में भ्रामकता अवश्य उत्पन्न होगी, क्योंकि गणित का विषय है। गणित के जब सवाल समझाए जा रहे हैं तो उसमें इतिहास संबंधी कोई गाथा गाएंगे तो बच्चों के बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों का ध्यान तो तर्क शक्ति पर है। वो अपना तर्क और विवेक से उस गणित के सवाल को सोल्व करने में लगा रहेगा कि जब उसी समय जब टीचर इतिहास की कोई घटना के बारे में जानकारी देगा तो बच्चे उस तरफ ध्यान नहीं देंगे। इसीलिए ये भ्रामकता उत्पन्न हो जाएगी, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे उस कंटेंट के प्रति कि हमें मैथ्स के सवाल सॉल्व करने हैं या फिर हमें हिस्ट्री की ट्रेजेडी के बारे में जानना है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दिवा स्वप्न। शिक्षण की संचार प्रक्रिया में अन्य बातों की अपेक्षा दिवा स्वप्न भी भ्रामकता उत्पन्न करने वाले होते हैं। यदि कक्षागत संचार प्रक्रिया अरुचिपूर्ण एवं नीरस हो तो विद्यार्थी अपने भूतकालीन या भावी मनोरंजक अनुभव के काल्पनिक विचारों में लीन हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देखोगे कि अगर टीचर एबिलिटी वाला नहीं है, टीचर में कोई इंटरेस्ट नहीं है कंटेंट के प्रति, तो टीचर जब अपने कंटेंट को प्रेजेंट करेगा तो बच्चे भी उसके प्रति रुचि नहीं दिखाएंगे, और जब बच्चे रुचि नहीं दिखाएंगे तो बच्चों को खाली दिमाग शैतान अगर वो अपने क्लास में जब बैठे हुए होंगे उन्हें चुपचाप बिठाया जाएगा, जब उन्हें समझ में नहीं आएगा तो उनका दिमाग कहीं और लग जाएगा। वो अपनी भूतकालीन घटनाओं के बारे में स्मरण करने लग जाएंगे, अपने मनोरंजनपूर्ण अनुभवों को याद करने लग जाएंगे। तो इससे उनके काल्पनिक विचारों से उनके दिमाग में दिवा स्वप्न आने लग जाते हैं कि मैंने उस टाइम ये किया था, मैं उस टाइम सो रहा था, कल मैं घर पे गया था तो मैंने किसके साथ क्या खेल खेला, मैं रात को सोया था तो मुझे ये सपना है। इस तरीके से अनेक तरह की बातें उसके दिमाग में आने लग जाती है। तो ये भी संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारकों में माना जाता है कि दिवा स्वप्न भी बहुत बड़ा कारक माना जाता है कि दिवा स्वप्न के कारण बच्चे अगर संचार प्रक्रिया संप्रेषण अच्छे से नहीं हो रहा है तो बच्चे की लर्निंग अच्छी नहीं होगी, और बच्चे की लर्निंग अच्छी नहीं होगी तो बच्चे का सर्वांगीण विकास, बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा और वो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सीमित बोध संबंधी कारक। तो सीमित बोध संबंधी का ये भी एक मनोवैज्ञानिक कारक है कि जब विद्यार्थी के सम्मुख शिक्षक द्वारा अनेक तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं तो वह उनमें एक या दो तथ्यों को ही ग्रहण कर पाता है। यदि शिक्षक इसमें देखने एवं सुनने की तकनीकों का प्रयोग कर शिक्षा द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहित करे तो ये समस्या दूर हो सकती है। यानी कि बच्चे को जब ओरली टीचर द्वारा कुछ कंटेंट समझाया जाता है, उन्हें कुछ तकनीकों के बारे में समझाया जाता है तो बच्चे का अगर मेमोरी पावर अगर शार्प नहीं होगा, उनके दिमाग बुद्धि तेज नहीं होगी तो बच्चे उसको अधिक ग्रहण नहीं कर पाते। उन्हें सिर्फ 10 बातों में से सिर्फ 2-3 बातें ही याद रह जाएगी, 2-3 तथ्य ही ऐसे होंगे जिनको याद रह जाएगा, वो समझ चुके होंगे। उसके बाद उन्हें ये कि टीचर भी इसमें देखने सुनने की तकनीकों का प्रयोग कर शिक्षा द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहित करे और ये समस्या दूर करे। यानी कि टीचर में भी ये एबिलिटी होनी चाहिए
कि बच्चा अगर है ना 10 बातों में से 2-3 बातों को अच्छे से समझ गया है तो वो 5-6 बातों को अच्छे से क्यों नहीं समझ पाया, इसमें क्या कमी रह गई। तो टीचर में वो एबिलिटी डेवलप करनी होती है कि मैंने जो कार्य किया, जो कंटेंट समझाया है, तो उसको मैं ऐसे किस टेक्निक से सुलझाऊँ ताकि ये बच्चे 10 तरीके की जो बातें हैं वो 10 ही तरीके की बातें, 10 तरीके का ज्ञान है वो सभी अच्छे से उनमें आ सके। इस तरीके से ये सीमित बोध संबंधी कारक भी संप्रेषण में उनको प्रभावित करता है। अब हमारा नेक्स्ट है शारीरिक असुविधा संबंधी कारक, यानी कि शिक्षण अधिगम की संचार प्रक्रिया में शारीरिक असुविधा हो रही है तो भी संप्रेषण क्रिया प्रभावित होती है। असुविधापूर्ण बैठने की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, शुद्ध वायु का न होना आदि असुविधाओं के कारण भी विद्यार्थी की शिक्षा प्रक्रिया में रुचि एवं ध्यान नहीं रह पाता। तो कक्षा यदि सीलन युक्त है तथा प्रकाश की कमी वाली है तो भी विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ने की अपेक्षा बाहर ही अधिक रहेगा। यानी कि अगर बच्चा शारीरिक रूप से भी परेशान है, उसकी शारीरिक विकलांगता है या फिर कक्षा में बैठने की स्थिति अच्छी नहीं है या फिर वो बच्चा बैठ नहीं पा रहा है तो उसके लिए कुछ अलग से टेबल कुर्सी की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रकाश की अच्छी, अगर उसे नींद नहीं दिखता है तो प्रकाश की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, उसे आगे बिठाना चाहिए जहाँ रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो, और शुद्ध वायु का होना, क्योंकि अगर बहुत अधिक गर्मी है और क्लास में अंधेरा है, हवा के लिए पंखे नहीं है तो भी बच्चे घबराएंगे और उनकी शिक्षा प्रक्रिया अच्छे से नहीं हो पाएगी, संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। उसके अलावा है कि अगर कक्षा का एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं है, कक्षा का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो भी बच्चों को, छात्रों को परेशानी होती है कि वह पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता और उनका दिमाग कक्षा से बाहर निकलने का होता है, ताकि उनके मन में ये बार बार बात आती है हम कब क्लास से बाहर निकलें। इसके लिए कि कक्षा का एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए, कक्षा का स्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए, और अगर शारीरिक विकलांगता है छात्र में तो उसकी विकलांगता को दूर करने का जो भी साधन अवेलेबल हो वो उपलब्ध उन्हें कराना चाहिए। ये है शारीरिक असुविधा संबंधी कारक। अब नेक्स्ट है हमारा रुचि संबंधी कारक, यानी कि संप्रेषक और प्राप्तकर्ता इन दोनों में से भी यदि एक की भी रुचि संप्रेषण क्रिया में अगर नहीं होगी तो संप्रेषण प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाती है। इसके लिए संप्रेषककर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों की रुचि उस कंटेंट के प्रति होनी चाहिए कि वो जो संप्रेषण प्रक्रिया जिस कंटेंट के लिए कर रहे हैं, जिस टॉपिक के लिए कर रहे हैं, उसमें दोनों का इंटरेस्ट होना अति आवश्यक है। अगर उन दोनों में से एक भी, भले ही वो संप्रेषक हो या प्राप्तकर्ता हो, अगर दोनों में से एक भी रुचि नहीं लेगा तो संप्रेषण प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी। तो यह संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि रुचि ही ऐसा शब्द है जिससे हर कार्य अच्छे से संबंधित होता है, हर कार्य अच्छे से संपन्न होता है। कि अगर दोनों अच्छे से इंटरेस्ट लेंगे तो संप्रेषण प्रक्रिया आगे आगे बढ़ती जाएगी और उनका हर कार्य अच्छे से होता जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट है संप्रेषण सामग्री संबंधी कारक, यानी कि यदि संप्रेषण सामग्री प्राप्तकर्ता की रुचि और आवश्यकता के अनुकूल ही नहीं हुई और योग्यता और क्षमता के अनुकूल नहीं हुई तो संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। क्या अगर संप्रेषण सामग्री संबंधी, यानी कि अगर वो बात कर रहे हैं तो उनके पास बात करने के लिए आमने सामने टेबल कुर्सी अच्छे से अवेलेबल है या नहीं है। संप्रेषण सामग्री में आपको जैसे अगर कंप्यूटर की आवश्यकता है, नेट की आवश्यकता है, अगर आपको आप आपस में जब बात कर रहे हैं तो आपको इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है या नहीं, आपको कोई कंटेंट नेट पर ढूंढना है तो इसके लिए इंटरनेट की सुविधा चाहिए, वो अवेलेबल है या नहीं है, कंप्यूटर अवेलेबल है या नहीं है, मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है या नहीं है। इससे संप्रेषण सामग्री से रिलेटेड जो भी संचार संबंधी सामग्री है, अगर वो रुचि भी होगी, आवश्यकता जो आवश्यकता है वो भी नहीं होगी तो वो संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करेगा, क्योंकि संप्रेषण प्रक्रिया इन सभी सामग्रियों के बिना अधूरी मानी जाती है। इसलिए इसकी संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में इसे भी इम्पोर्टेंट माना गया है। अब हमारा नेक्स्ट है संप्रेषण माध्यम संबंधी कारक, यानी कि संप्रेषणकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच जब भी संप्रेषण चालू रखा जाता है तो संप्रेषण माध्यम धारा प्रवाह का कार्य करता है। यदि धारा प्रवाह रुक जाएगा तो बिजली का बल्ब नहीं जलेगा, अतः माध्यम की कमी से संप्रेषण में रुकावट आ सकती है। इसका मतलब यही है कि अगर संप्रेषण करता है, यानी कि
संप्रेषक है और प्राप्तकर्ता है, अगर ये दोनों अच्छे से बात नहीं करेंगे, बीच में इनके बात करने का क्रम टूट जाएगा। तो अगर इसका उदाहरण ये दिया गया है कि जिस तरीके से धारा प्रवाह का माध्यम बीच में से अगर टूट जाएगा तो बिजली का बल्ब नहीं जलेगा। तार अगर बीच में से टूट जाता है तो बिजली का बल्ब नहीं जलता है। उसी तरीके से संप्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों आपस में अगर बात नहीं करेंगे, उनकी बात बीच में ही रुक जाएगी, एक दूसरे का विचारों का आदान प्रदान अगर नहीं होगा और बीच में ही रुक जाएगा, वो शांत हो जाएंगे, तो कार्य की गतिविधि भी बढ़ जाएगी और कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। ये संप्रेषण के माध्यम को प्रभावित करने वाला कारक संप्रेषण में माना गया है। फिर हमारा नेक्स्ट है भाषा संबंधी कारक। भाषा संबंधी कारक यानी कि जिस भाषा में हम बोल रहे हैं उनमें संकेतों का भी प्रयोग कर रहे हैं। यदि प्राप्तकर्ता को उनकी समझ में नहीं आ रहा है तो संप्रेषण कार्य को प्रारंभ भी कैसे किया जाएगा। अगर यदि प्राप्तकर्ता समझ तो गया है परंतु उसकी भाषा या संकेत की योग्यता उसमें नहीं है तो वो अपने विचार आपस में नहीं पहुंचा सकता, तो इससे क्या होगा, संप्रेषण का क्रम भी टूट जाएगा, तो इससे संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावित होगी। तो भाषा संबंधी कारक में ये भाषा को भी इम्पोर्टेंट माना गया है कि भाषा के बिना कार्य संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि जब प्राप्तकर्ता को संकेतों का भी संकेतों की योग्यता भी नहीं है, भाषा की योग्यता नहीं है, उसमें भाषा की भी कमी है, वो अपनी बोलचाल की भाषा में भी उसमें कमी है, उसके सामने अगर इशारों में भी बातें करें तो उसे संकेतों का भी पता नहीं चलता है और संकेतों की योग्यता भी उसमें नहीं है। तो इस तरीके से विचार अपने आप ही संप्रेषककर्ता के पास नहीं पहुंच पाते हैं और संप्रेषण का माध्यम टूट जाएगा। तो इस तरीके से माध्यम अगर टूट जाएगा तो संप्रेषण प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी और ये संप्रेषण को प्रभावित करने वाला कारक माना जाता है। अब आपने ये जो इमेज बताई है ये दीवा स्वप्न संबंधी इमेज है, यानी कि बालक अपने जब अकेले में होता है या उसका ध्यान कहीं और होता है तो वो दीवा स्वप्न जैसी कोरी कल्पनाएं करने लग जाता है। तो उसमें वो कल्पनाओं पर आधारित स्वप्न देखने लग जाता है कि वह आसमान में उड़ रहा है, जैसा कि इसमें बताया है कि वह बिल्ली कि एक बालक बिल्ली के ऊपर बैठा हुआ है, पीछे इंद्रधनुष है। तो ये एक कोरी कल्पना मानी जाती है कि उसने अपने दिमाग में ऐसे अरुचिपूर्ण और नीरस जब हो जाता है बालक तो अपने मनोरंजन के अनुभव के लिए वह ऐसे दिवा स्वप्न देखने लगता है और अपने काल्पनिक विचारों में वह लीन हो जाता है। अब सेकंड इमेज दिख रही है आपके सामने, ये है मंदबुद्धि बालकों की, यानी कि शारीरिक असुविधा संबंधी छात्रों की है जो अपने शारीरिक विकलांगता के कारण अपनी कक्षा में भी टीचर द्वारा दिया गए कार्य को संपन्न कर रहे हैं। यानी कि इनको चित्रकला एक आर्ट सिखाया जा रहा है कि बोर्ड पे चित्रकारी करना। अब ये जो छात्र आपको दिख रहे हैं इसमें इनकी शारीरिक विकलांगता बताई गई है कि मंदबुद्धि बालक है और ये मंदबुद्धि बालक भी कितने अच्छे से अपने बोर्ड को कलर करने का काम कर रहे हैं और कलर के साथ साथ ही उस पर पेंटिंग का काम भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से टीचर द्वारा जो संप्रेषण प्रक्रिया हो रही है वह भी उसको प्रभावित कर रही है कि वो टीचर द्वारा वो समझ रहा है और उसके अपने मन और दिमाग बुद्धि से ये कार्य करते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारा हिंदी राजभाषा राष्ट्रभाषा संबंधी इमेज, यानी कि भाषा संबंधी कारक जो हमने अभी अध्ययन किया था उससे रिलेटेड ये इमेज है कि हिंदी राष्ट्रभाषा हमारी मानी गई है कि बालकों में छात्रों को अपनी जो राजभाषा राष्ट्रभाषा है हिंदी वह अच्छे से आनी चाहिए ताकि संप्रेषण प्रक्रिया अच्छे से पूर्ण हो सके। अगर संप्रेषण प्रक्रिया अच्छी से पूर्ण होगी तो इसको प्रभावित करने वाले कारक में भाषा संबंधी कारक भी कम महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि अगर बालकों में अगर भाषा का अच्छा सा ज्ञान होगा, अच्छी स्पष्टता होगी तो संप्रेषण प्रक्रिया अच्छे से संपन्न हो सकेगी। अब है स्व अध्ययन संबंधी कारक, यानी कि बालकों में स्व अध्ययन संबंधी कार्य भी करना चाहिए कि बच्चों में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह अपने
रुचि के अकॉर्डिंग स्व अध्ययन कर सके। जैसे कि हमने रुचि संबंधी कारक का अध्ययन किया था, तो उसमें बच्चे की अगर रुचि होगी तो वो स्वयं भी अध्ययन करने लगेगा। उसी तरीके से मैंने आपके सामने जो इमेज बताई है उसमें ये बताया गया है कि बच्चे स्वयं अध्ययन कर रहे हैं, उनके पास बुक भी है, सारी सामग्री भी है, वो अपने स्थान पर बैठकर स्व अध्ययन का कार्य कर रहे हैं। इस तरीके से पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट होगा तो संप्रेषण प्रक्रिया भी संपूर्ण होगी। अब है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि विद्यार्थियों को जब शिक्षण सहायक सामग्री अच्छे से प्राप्त हो जाएगी तो उनमें संप्रेषण प्रक्रिया भी अच्छे से प्रभावित हो जाएगी। यानी कि इसमें कंप्यूटर, बुक्स, ये रेडियो, ट्रांजिस्टर सभी बता रखे हैं। तो इस इमेज के अकॉर्डिंग अगर उनको सभी कंटेंट से रिलेटेड जो भी कार्य होगा तो इन सभी सामग्रियों के थ्रू वो अपना कार्य संपन्न कर सकेंगे। तो इससे उनकी संप्रेषण प्रक्रिया में किसी तरीके की कोई बाधा नहीं आएगी। अब है संप्रेषण माध्यम। जो हमने संप्रेषण माध्यम संबंधी कारक पढ़ा था तो उसके लिए ये इमेज बताई गई है कि इसमें टेलीविज़न, सभी इंटरनेट संबंधी सारी जानकारी जो भी हमें चाहिए वो सभी इन साधनों, इन माध्यमों के से रिलेटेड है। इनके थ्रू ही हमें बच्चों को अपना कार्य संपूर्ण किया जा सकता है संप्रेषण का। कि ये दृश्य छवि सामग्री मानी जाती है कि इंटरनेट, रेडियो, लैपटॉप, ये सारी सामग्रियाँ देख के सुनकर छात्र अपनी अधिगम का कार्य कर सकता है। संप्रेषण प्रक्रिया अच्छे से संपन्न हो, उसको प्रभावित हो, उसके लिए ये इन संप्रेषण माध्यमों का प्रयोग हुआ कर सकता है। तो इससे संप्रेषण माध्यम में किसी तरीके की कोई कमी नहीं आएगी और यह संप्रेषण को प्रभावित करेगा। अब ये भाषा संबंधी जो कमी बताई है हमने, भाषा संबंधी जो कारक था उसमें कि भाषा संबंधी कारक में हमने यह जाना था कि बालकों को भाषा के साथ साथ संकेतों का भी अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, संकेतों की योग्यता भी होनी चाहिए कि अगर सामने टीचर या संप्रेषक करता किसी संकेतों का प्रयोग करता है, इशारों का प्रयोग करता है, तो बच्चों को, वो छात्रों को अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। तो इसके लिए यह इमेज बताई गई है कि बच्चों को अक्षर संबंधी सारे ज्ञान होने चाहिए, भाषा में किन किन शब्दों का, किन किन वर्णों का, स्वरों का, व्यंजनों का उपयोग कहाँ कैसे होता है, ये आदि सारी जानकारी अगर बच्चों में होगी तो उनमें भाषा की कोई कमी नहीं रहेगी और ये भी संप्रेषण को प्रभावित करेगा। इस तरीके से आज हमने संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जाना था। संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारकों में फिर उसमें मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी बताया गया है, सामाजिक दृष्टि से भी बताया गया है और भाषा शास्त्रीय दृष्टि से भी बताया गया है। तो उसी के थ्रू उसी से संबंधित हमने आज सामाजिक दृष्टि से यानी कि सामाजिक संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।